गुड मॉर्निंग सर। ओके, गुड मॉर्निंग। आपका नाम प्रिया बजाज है? जी सर। और आप राजस्थान गंगानगर से बिलोंग करती हैं, केसरी सिंहपुरा। जी सर। आपने 2011 में पीसीबी किया था और 2014 में आपने महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से बीएससी किया था। जी सर। और इसके बाद प्रिया आपने हिस्ट्री से एमए किया है 2016 में। जी जी सर बिल्कुल। बीएससी करने के बाद आपने इतिहास ही क्यों चुना था, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? 2014 तक मैं कॉलेज में थी, मैं बीएससी कर रही थी। उस अच्छा। दौरान सर हमारे कॉलेज में एक अधिकारी ने विजिट किया। तो सर जैसे ही मैंने उनकी पर्सनैलिटी को देखा तो मुझे लगा कि हमारे लिए एक वाइड एस्पेक्ट है कि हम सिविल सर्विसेज में भी जा सकते हैं। तो सर मुझे लगा कि क्योंकि मैंने साइंस के विषय पढ़ लिए हैं तो अब मुझे ह्यूमैनिटीज के विषय पढ़ने चाहिए। तो ह्यूमैनिटी के विषय जब मैंने देखे तो सबसे अच्छा मुझे हिस्ट्री लगा, तो सर मैंने हिस्ट्री को ऑप्ट किया। 2016 के बाद अब तक आपने क्या क्या किया है? सर मैंने 2016 वाला आरएस का एग्जाम दिया, जिसमें मैंने मेंस मेरा सर क्वालिफाई नहीं कर पाई मैं। और उसके बाद से सर मैं आरएस के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, और उसके बाद सेकंड वैकेंसी में मैंने ये सर मेंस क्लियर किया। अच्छा, 2016 मेंस तो दिया लेकिन फिर क्वालिफाई नहीं हुआ, तो फिर आप लगातार आरएस बनना ही चाहती थी, फिर 2018 में लग गई आप। जी सर। चलिए, तो आप ये बताइए, बाली गवर उत्सव नाम सुना है आपने? बाली गवर। नहीं सर, सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, बीकानेर आपके गंगानगर बीकानेर से ही संबंधित हैं, लड़कियों का विशेषकर गणगौर के आसपास। चलिए, कोई बात नहीं जी है। मैं सर देखूंगी। चलिए, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। बीकानेर के जो राठौड़ राजवंश है, इनकी कुलदेवी कौन सी है? सर इनकी जो चूहों की माता, जो हमारी करणी देवी है, वो कुल देवी मानी जाती है। और नागणेची माता? सर वो इनकी आराध्य देवी मानी जाती है, जो कि जोधपुर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी मानी जाती है। तो करणी माता इनकी इष्ट देवी है, नागणेची माता इनकी कुल देवी मानी जाती है। चलिए, तो फिर आपसे और पूछते हैं, गंगानगर से संबंधित, बीकानेर से संबंधित और जानकारी बताइए। आपने जांगलधर बादशाह की उपाधि किसी शासक को मिली थी, ध्यान है? सर जो बीकानेर के वंशावली के वंशज हैं उनको जांगलधर बादशाह के नाम से संबोधित किया जाता है, अच्छा। जिनमें राय सिंह जी प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। आपने इतिहास में एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न किस में से किया है? सर मॉडर्न हिस्ट्री में मेरा स्पेशलाइजेशन है। अच्छा अच्छा। चलिए, तो आप एक सवाल ये बताइए कि 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों में क्या अंतर है? सर 15 अगस्त और 26 जनवरी भारतीय इतिहास में काफी महत्व रखते हैं। जी। 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश की सत्ता से स्वयं को आजाद करवा के भारत को एक आजाद राष्ट्र के रूप में घोषित किया था। जबकि 26 जनवरी सर ऐतिहासिक रूप से 1930 में हमने राष्ट्रीय झंडा अपनाया, और 1950 में भारत गणतंत्र बना, इसलिए 26 जनवरी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। तो हमारा भारत का जो संविधान है, उस कंप्लीट बनने के बाद 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कंप्लीट हो गए, हस्ताक्षर जब हुए थे, वह कौन सी तिथि थी संविधान पर जब हस्ताक्षर हुए थे? संविधान को अलग अलग स्टेप्स में अपनाया गया, और जी। हमने 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया। 26 नवंबर, ध्यान है आपको?
कुछ संविधान से सर संबंधित? 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को सर अपनाया था, तो इसलिए इसको विधि दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। आपने हिस्ट्री से एमए किया है, लेकिन सिविल सर्विस में अपने आरएस में सभी सब्जेक्ट हमको पढ़ने होते हैं, जैसे ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल है, सोशियोलॉजी है, फिलोसॉफी है। तो अभी इन दिनों में हमारे देश में एक तूफान काफी चर्चा में बना हुआ है, तो आप मुझे थोड़ा सा, मैं 3 अलर्ट बोलूंगा आपको, जैसे येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट। इन तीनों के बारे में आप जानती हो? येलो अलर्ट क्या होता है, ऑरेंज अलर्ट क्या होता है, और रेड अलर्ट क्या होता है? सर जैसे कि जिस तूफान की बात कर रहे हैं सर आप, जो तौफिक तूफान है, अरब सागर में उठने वाला तूफान है, जो कि वर्तमान में 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सर आगे बढ़ रहा है। तो सर जो मौसम विभाग है हमारा, उसके द्वारा 3 सूचियां जारी की जाती हैं, येलो, ऑरेंज और रेड। जो रेड अलर्ट होता है सर, जो हाईली रिस्की क्षेत्र होते हैं, जैसे कि तटीय इलाके, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, केरल, महाराष्ट्र के रीजन है, वो सर आते हैं रेड रीजन में। ऑरेंज रीजन में जो सर जो मीडियम होते हैं, जिनमें खतरा ज्यादा भी होता है और कम भी होते हैं, मीडियम होते हैं, और जिनमें सर कुछ जैसे खतरे की स्थिति होती है, जैसे कि राजस्थान के जोधपुर, जयपुर, इन जिलों को सर येलो श्रेणी में रखा गया। आपका नाम प्रिया बजाज है? जी सर। हेलो, अच्छा। भारत में बजाज सरनेम बहुत फेमस है, आप बताइए कैसे? सर जमनालाल जी बजाज हैं, जो कि गांधी जी के 5वें पुत्र माने जाते हैं, और गांधीवादी विचारक थे वो, और इसके साथ साथ गांधी जी को अपनी संपत्ति का काफी अंश उन्होंने दान किया था। तो सर ऐतिहासिक रूप से वो और उनकी पत्नी सर दोनों काफी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे। अच्छा, स्वतंत्रता आंदोलन में जो, जैसे एक स्वदेशी आंदोलन का चरण हुआ, ठीक है, तो गांधीवादी चरण कब से कब तक माना जाता है? सर गांधी जी का जब 9 जनवरी 1915 में भारत में आगमन हुआ, तो उस समय से लेके 1947 तक का जब भारत आजाद होता है, वो गांधीवादी युग के नाम से ही जाना जाता है, जिसमें गांधीवादी तरीकों का वर्चस्व रहा सर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। हम एक बार फिर पहले प्रश्न पे लौटते हैं। तो जो जमनालाल बजाज जी थे, उनकी बजाज इंडस्ट्रीज है, आज के समय में बजाज के 2 प्रोडक्ट बताइए, वो कौन सी चीजों का उत्पादन करती है? सर जमनालाल बजाज जी की इंडस्ट्री के बारे में मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा सर, मैं इसे देखना चाहूंगी, दोबारा देखना चाहूंगा सर। अच्छा, आपने बजाज की मोटरसाइकिल्स का नाम सुना है? जी सर, सुना है। घर में बजाज के पंखे लगे होते हैं, आपने सुना जी है? सर, जी बिल्कुल अच्छा, सर। ठीक है। ये बताइए कि अधिकतर महिलाएं जो हैं वो उद्योगपति या उद्योग के क्षेत्र में बहुत ही कम उनकी भागीदारी है, इसके पीछे रीजन क्या है? सर क्योंकि हमारा समाज वैदिक काल से अब तक पितृसत्तात्मक समाज रहा है, तो हम केवल उद्योग में ना देख के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पहले कम रही है, परंतु वर्तमान का युग सर परिवर्तनकारी युग है, और हर क्षेत्र में, इंडस्ट्री सेक्टर हो, चाहे प्राइमरी सेक्टर हो या टर्शरी सेक्टर हो, सब में महिलाएं आगे आ रही हैं, और आने वाला समय महिलाओं का युग होगा सर, जो जिसमें महिलाएं जनसंख्या में ना होके अपने जो कार्य क्षेत्र हैं उसमें बराबर भागीदारी देंगी। अच्छा, ये बताइए, हिस्ट्री के अलावा आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनमें से कौन सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद? सर मुझे पॉलिटी पढ़ने में काफी इंटरेस्ट आता है, तो मैं अच्छा, पॉलिटी में ज्यादा सहज फील करती हूँ। अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो गए, ठीक है, इस समय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन? अभी मुख्य चुनाव आयोग सुनील अरोड़ा जी थे, में भी शायद ये चेंज हो गए हैं सर, मैं अपडेटेड अच्छा, नहीं हूँ इसके बारे में। कोई बात नहीं। अच्छा, भारतीय संविधान में चुनाव आयोग के बारे में किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है?
सर चुनाव आयोग के बारे में 324 से लेके 329 तक भारतीय चुनाव की प्रक्रिया और चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है। भारत में इस समय कितनी महिला मुख्यमंत्री? सर मुख्यमंत्री केवल पश्चिम बंगाल में एक ही है। अच्छा, ये बताइए सबसे पहले किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री बनी थी? भारत के किस राज्य में सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री? सर यूपी में सर। अच्छा, नाम बता सकती हैं क्या उनका? सुचेता कृपलानी जी मैम, सुचेता कृपलानी जी। अच्छा, सुचेता कृपलानी, बिल्कुल सही कहा। इस समय जैसे कि हमारे जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो ये होता है कि मान लीजिए प्रेसिडेंट की अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाए कार्यकाल में, तो उनका स्थान कौन लेता है? फिर उपराष्ट्रपति लेंगे और चुनाव होंगे जो कि उतने समय के लिए होंगे जितने समय के लिए राष्ट्रपति जी का कार्यकाल बचता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वाह करेंगे तो क्या वो राज्यसभा के सभापति भी बने रहें? नहीं सर, राज्यसभा के सभापति नहीं रहेंगे सर, वो कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो उस समय उनको उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते मिलेंगे या राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते? सर राष्ट्रपति के, जिस कार्य का वो निर्वहन कर रहे हैं उसी पद के उन्हें जो भी लाभ दे हैं वो मिलेंगे। अच्छा, और अगर उपराष्ट्रपति भी ना रहे किसी कारणवश, तब फिर राष्ट्रपति के पद का दायित्व कौन निभाएगा? भारत के मुख्य जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इस समय भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? सर अभी नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं जो कि भारत के हैं, और सर मैं नाम नहीं याद कर पा रही हूँ सर, मैंने अभी हाल ही में पढ़ा भी है। अच्छा। जो कि 48 नंबर के चीफ जस्टिस। कोई बात नहीं है। अच्छा, भारत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का उल्लेख किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। 124, वेरी गुड। और इसी प्रकार जैसे केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय है, इसी प्रकार राज्यों में प्रत्येक राज्य के लिए या दो से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का गठन किया गया। तो उच्च न्यायालयों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? सर आर्टिकल 214 में उच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान किया गया। अच्छा, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर चीफ जस्टिस मिस्टर इंद्रजीत मोहंती। आखिरी सवाल, भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या के अनुसार कौन सा है? गैस लगाना चाहूंगी, मे बी यूपी, परंतु मुझे एग्जैक्टली। वेरी गुड, ठीक है, ओके। प्रिया, मेंस के पेपर नंबर 2 में आपने क्या क्या पढ़ा है? मैम मेंस के पेपर जो सेकंड था पेपर, उसमें मैंने साइंस पढ़ी और ज्योग्राफी पढ़ी और कुछ एक अन्य खंड था मैम, मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं। मुझे बताइए, साइंस में जो एनवायरमेंटल साइंस है उसमें और ज्योग्राफी में कोई कनेक्शन है क्या आपस में? जी मैम, काफी सारे टॉपिक्स हैं जो कि कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक है, हम जलवायु से संबंधित कुछ भी पढ़ते हैं, इकोलॉजी पढ़ते हैं, इकोसिस्टम पढ़ते हैं। ये मैम ज्योग्राफिकल पार्ट है और हमारे साइंस का भी पार्ट है। आपने मेधा पाटकर और अरुंधति रॉय का नाम सुना है? जी मैम, जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ कि नर्मदा जो बचाओ आंदोलन है उनसे संबंधित ये महिलाएं हैं जिन्होंने कि नर्मदा नदी पे जब बांध बन रहा था तब जो वहाँ पे शरणार्थियों की या फिर जो समस्या थी लोगों की, मैम उनसे संबंधित है। इन्होंने पर्यावरण के बचाव के लिए काफी कार्य किए। अभी आपने बताया कि औरतें आजकल हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं और कुछ ही समय में वो बराबर से काम करेंगी पुरुषों की तरह, सारी महिलाएं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ प्रिया कि ये जो महिलाओं का बराबर आके काम करना है, क्या यह हमारे समाज में जो बुराइयां पैदा हो रही हैं इसकी वजह है,
क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर एक माँ घर पर रहकर बच्चों की परवरिश पर ज्यादा ध्यान देगी तो एक अच्छा फ्यूचर, देश का अच्छा फ्यूचर जनरेट होगा। तो क्या अभी ये चीजें इफेक्ट कर रही हैं और फ्यूचर इसीलिए खराब हो रहा है देश का? नहीं मैम, ये कोई तथ्यात्मक या फैक्चुअल बात नहीं है और मैं इससे समर्थन नहीं रखती, क्योंकि अगर महिलाएं आगे आती हैं तो वो अपनी जिम्मेदारियों से कट के आगे नहीं आती हैं। वो एक माता का, एक पुत्री का और जो भी उसके रिश्ते हैं उनका पूर्णतः निर्वाह करके अपना टाइम खुद का कटौती करके वो आगे आती हैं, ना कि अपनी जिम्मेदारियों से बच के। और रही बात मैम जो क्राइम्स बढ़ने की है या फिर समाज का स्वरूप जो बदल रहा है, इसमें अन्य फैक्टर जैसे कि सोशल मीडिया है, लोगों की मानसिकता है, नैतिकता है, ये फैक्टर मैम अफेक्ट कर रहे हैं, ना कि महिलाओं का आगे आना। आप अगर एसडीएम बन जाती हैं तो आप अपने क्षेत्र के लिए ऐसा कौन सा काम करेंगी कि आपके क्षेत्र में जो कार्यकारी महिलाएं हैं उनके लिए अपने पारिवारिक जो दायित्व है उनका निर्वहन करना आसान हो जाए? मैम मैं कोशिश करूंगी कि पहले जो मेरा वर्क प्लेस होगा उनमें महिलाओं को मैं बराबरी का जो भी उनका दर्जा है वो दूं, ताकि वो सम्मान पूर्वक कार्य कर सके। बाकी मैम जैसे कि बात है कि हमें जिस कार्य के लिए अपॉइंट किया जाता है उस कार्य में उनको उतना काम करना पड़ेगा, परंतु अगर उन्हें किसी भी तरह की सोशल या फिर फिजिकल या किसी तरह की हेल्प चाहिए तो मैं अग्र सक्रिय होकर मैं उनको हेल्प करूंगी, ताकि मतलब उनका हौसला बुलंद रहे और अपने काम में उनका इफेक्ट ना दिखे कि उन्हें कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसको अपने पर्सनल लेवल पे निस्तारण करने का प्रयास करूंगी। क्योंकि जनरली देखा जाता है कि पुरुषों की तो एफिशिएंसी इफेक्ट नहीं करती पारिवारिक चीजों से, लेकिन महिलाओं की एफिशिएंसी पे इफेक्ट आता है। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि ये जेंडर डाइवर्सिटी वाली जो चीज है, ये माना जा रहा है कि जेंडर डाइवर्सिटी होनी चाहिए, महिलाएं और पुरुष बराबर होने चाहिए, इसे घटाकर थोड़ा कम कर देना चाहिए क्योंकि महिलाओं को घर की तरफ ध्यान ज्यादा देना चाहिए? आपको नहीं लगता ऐसा? मैं मानती हूँ कि मैं मानती हूँ कि महिलाओं को ऑलराउंडर होना चाहिए। उन्हें घर में, वर्क प्लेस में, हर जगह अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि हम मानते हैं कि इतिहास की सबसे बड़ी चोरी यही है कि महिलाओं के कार्य को उनके कार्य को सिर्फ कार्य माना जाता है, परंतु उनको आर्थिक सहायता नहीं मिलती। अगर महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएं तो मैम हर क्षेत्र में उनकी भूमिका सुनिश्चित हो सकती है। मुझे ऐसी कोई दो महिलाओं के नाम बताइए जो आपको बहुत प्रभावित करती हैं लेकिन आपके परिवार से ना हो, जिनका प्रभाव आपको आपके जीवन पर दिखने को मिला है। जी मैम ऑनरेबल मैम जो अरुणा रॉय हैं, उनसे मेरी वार्तालाप भी हुई है, तो मुझे वो काफी अफेक्ट करती हैं, तो मैं देखती रहती हूँ, उनके बारे में सर्च करती रहती हूँ। और इसके साथ साथ जो मैम समिता सब्रवाल हैं, उनसे मैं काफी अफेक्ट होती हूँ। इन दोनों से आपने क्या क्या चीजें अपनाई हैं अपने व्यक्तित्व को सुधारने के लिए या और बेहतर बनाने के लिए? जो मैम अरुणा रॉय मैम हैं, तो उनसे मैंने पेशेंस सीखा है कि अगर आप परिवर्तन लाना चाहती हैं तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि एक चुटकी भर में या हम कहीं इंस्टेंट किसी चीज का रिजल्ट नहीं मिलता। और मैम जो आज मैं पेशेंस दिखा रही हूँ, मुझे लगता है कि अब तक मैंने अपने परिवार के साथ साथ अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किया, तो मैं कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर हूँ। और जो मैम डिग्निटी है या फिर मेरा हार्डवर्क है, ये मैंने समिता सब्रवाल मैम से सीखा है। मुझे लगता है कि वो काफी हार्डवर्किंग है। आपकी हॉबी योगा है? जी सर। आप कब करती हैं योगा? सर मैं सुबह करती हूँ, लगभग 6 से 7 बजे का मेरा टाइमिंग रहती है, तो मैं छत पे जाके करती हूँ। RS मेंस एग्जाम में योगा सिलेबस में भी आता है? जी कौन से पेपर में आता है ये? सर पेपर 3rd में आता है। ये बताइए कि योग का अर्थ क्या है? सर योग का अर्थ है अपने मन को अपनी आत्मा से जोड़ना, खुद को पर्यावरण से जोड़ना और खुद की आत्मा को परमात्मा से एकीकार करना ही योग है। जुड़ना, वास्तव में जुड़ना ही योग का अर्थ है। आत्मा का परमात्मा से मिलन योग कहलाता है, ये किसने कहा है?
सर एक अलग अलग डेफिनेशंस हैं और महर्षि पतंजलि की जो पुस्तक है योग सूत्र उसमें भी इसकी बात कही गई है। तो चलिए, तो ये बताइए योग के प्रकार कितने हैं? सर योग के डिफरेंट प्रकार हैं, लगभग 84 प्रकार की योगिक क्रियाएं की जाती हैं, जिसमें सर हम अगर बात करें कि अष्टांग योग एक मुख्य प्रकार का यौगिक मार्ग है और अलग अलग आसन हैं जो कि योग के अंतर्गत आते हैं सर। तो फिर कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग ये क्या है? सर ये भी योग के प्रकार हैं, ये अलग अलग समय में अलग अलग जो योग की व्याख्या करता है उन्होंने योग को बांटा, जिसमें कि सर कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, हठ योग, कुंडलिनी योग सर अलग अलग रूप से बांटा गया। चलिए, तो ये और बता दीजिए सूर्य नमस्कार जो किया जाता है ये कितने चरणों में होता है? सर 12 चरणों में होता है सूर्य नमस्कार और इसमें अलग अलग मंत्र गाए जाते हैं, 12 मंत्र माने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कब हुई थी? सर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जो 2014 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने यूएन की सभा में इसको संबोधित करने के बाद लगभग 170 देशों ने अनुमोदन दिया और उसके बाद 2015 से हम प्रथम विश्व योग दिवस के रूप में 21 अब तक कितने योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कितने मन चुके हैं अब तक? सर 6 मन चुके हैं, जो कि इस बार का था सर लद्दाख में प्रस्तावित था और उसे वर्चुअल किया गया था सर। अच्छा अच्छा। और अब तक कितने देशों ने मान्यता दे दी? सर यूएन के जो लगभग सभी देश हैं उन्होंने मान्यता दी है। लगभग कितने? सर लगभग 180 देशों ने भारत के योग को मान्यता दी है। मेरा आपसे अंतिम सवाल है, आप आरएस किस लिए बनना चाहती हैं? पावर के लिए या प्रतिष्ठा के लिए? दोनों में से आप एक बताएंगी। सर प्रतिष्ठा के लिए। प्रतिष्ठा के लिए। चलिए, तो इसमें एक अंतिम सवाल और जोड़ लेते हैं। एज ये एसडीएम अधिकारी के रूप में आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी यही प्राथमिकता रहेगी कि एसडीएम के जो भी कर्तव्य हैं उसको मैं अच्छे से निर्वहन करूं और जो भी कार्य की संस्कृति है उसको अच्छे से समझूं और अपने जो मेरी एफिशिएंसी है सर उसको 100% देने का प्रयास करूं। तो फिर एसडीएम के क्या क्या कार्य होते हैं, कुछ आप बताएंगे? 5 नाम बताइए एक बार। सर एसडीएम के कार्य अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होते हैं। सर तहसीलदार जो भी होते हैं उनका सुपरविजन करना, तहसीलदार और कलेक्टर साहब के मध्य कोऑर्डिनेशन बिठाना, उपखंड के जो भी कार्य हैं उनका सर्वा एक एसडीएम होता है। फिर चुनाव जब भी विधानसभा और राज्य में चुनाव होते हैं उनमें चुनाव अधिकारी के रूप में प्रथम रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करता है। इसके साथ साथ अकाल राहत कार्य या फिर नियोजन के जो भी कार्य हैं वो एसडीएम द्वारा किए जाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।